small and migrant farmers, carpenters, salt workers, workers in a sawmill, midwives, आशा वर्कर्स, इवन हमारे सीएससी सेंटर्स भी आप देखोगे थर्ड रो के अंदर थर्ड पॉइंट है कॉमन सर्विस सेंटर, फिशरमैन्स, ये सभी इसके अंदर कवर्ड होते हैं। अपना जो रिक्शा चालक है, कोई भी जैसे जो वर्कर है जो टैक्स पेएबल नहीं है, जिनकी इनकम 5 लाख से कम है, मैं आगे स्लाइड में बताऊंगा कि जैसे जो रिटर्न भी भर रहे हैं लेकिन उनकी टैक्सेबल इनकम तक नहीं रीच होती, वो सभी इसके अंदर आएंगे। और आप लोगों को इसमें सिर्फ थोड़ा सा ब्रीफ में देख लीजिए, मैं ये पीपीटी आपके साथ शेयर करूंगा तो आप इसमें आप बाद में इसको इजीली पढ़ सकते हैं। व्हाट इज NDUW? मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट इज क्रिएटिंग नेशनल डाटाबेस ऑफ ऑर्गेनाइज्ड वर्कर। एक जो मिनिस्ट्री है ना, अब कोविड के बाद जो इनको सबसे ज्यादा दिक्कत आई थी वो ये आई थी कि इन लोगों के पास कोई भी डाटाबेस नहीं था अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर का। आप लोगों ने भी देखा होगा कि जैसे जो बाहर के माइग्रेंट वर्कर्स थे वो यहाँ के फंस गए थे, अब उन लोगों को वापस पहुंचाना, कितने आदमी हैं, कितने लोग बाग यहाँ काम कर रहे हैं, उसका कोई डाटाबेस गवर्नमेंट के पास नहीं था। अब नेशनल वाइज गवर्नमेंट ये चाह रही है कि एक नेशनल वाइज डाटाबेस क्रिएट हो जिसमें जो भी अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर है, जो मैंने अभी आपको शेयर किए हैं, जो सारे इस कैटेगरी में आते हैं, उन सब का एक, जैसे आप देखो लेदर वर्कर्स हैं, न्यूज़पेपर वेंडर्स हैं, जो भी मतलब XYZ जो अनऑर्गेनाइज वर्कर आएंगे उन सब का एक डाटाबेस क्रिएट करना चाह रही है गवर्नमेंट। रजिस्टर्ड ऑफ अनऑर्गेनाइज वर्कर विल बी फैसिलिटेट ऑन द वेबसाइट। एक ऑनलाइन हम एक प्लेटफॉर्म बना रहे हैं जिसके थ्रू आप लोग अनऑर्गेनाइज वर्कर्स का एक डाटाबेस क्रिएट करेंगे। इन फ्यूचर अगर गवर्नमेंट को कुछ भी जरूरत पड़ती है तो ऑन ए सिंगल क्लिक उनके पास सारा डाटा होगा कि कौन सा किस, फॉर एग्जांपल अगर कल को किसी भी गवर्नमेंट स्कीम करती है कि रिक्शा वालों को रिक्शा डोनेट करनी है, रिक्शा मतलब उनको किसी भी, आप ये कह सकते हो कि जैसे अब सब्सिडी के तौर पे आती हैं, तो एक डाटाबेस ऑलरेडी से तैयार होगा गवर्नमेंट के पास, उस पर एक सिंगल क्लिक पे सारे रिक्शा वालों के नंबर, उनके डिटेल्स, उनका बैंक अकाउंट, कोई उनको अगर डायरेक्ट बेनिफिट अगर उसके अकाउंट में डालना हो तो गवर्नमेंट उसके थ्रू डाल सकती है। एवरी UM unorganized worker will be issued identity card that will be unique identity number. That's the main point of our registration. आप लोगों को उन लोगों को यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर एक प्रोवाइड करना है, ठीक है, जिसके बारे में मैं आगे आपको बताऊंगा कि उसका प्रोसेस क्या है, किस तरह से वो होगा। बेनिफिट ऑफ अनऑर्गेनाइज वर्कर, इस स्कीम के थ्रू अनऑर्गेनाइज वर्कर्स को रजिस्ट्रेशन करने का बेनिफिट उन्हें क्या होगा। ऑन द बेसिस ऑफ सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स विल बी इम्प्लीमेंटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ गवर्नमेंट। जो भी स्कीम्स गवर्नमेंट अनऑर्गेनाइज वर्कर के लिए लाना चाहेगी, सोशल कोज पे लानी चाहेगी, वो डायरेक्ट उनके डाटाबेस से उठा के उनको इंप्लीमेंट कर सकती है डायरेक्ट उनके अकाउंट के अंदर। PM सुरक्षा बीमा योजना, ये बीमा आपने अभी पहले मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना के तहत भी करा होगा। रजिस्टर्ड वर्कर अंडर NDUW कैन बी टेक PM सुरक्षा बीमा योजना। प्रीमियम ऑफ ₹12 विल बी अवॉइड फॉर द 1 ईयर। 1 साल तक कोई प्रीमियम नहीं लगेगा उनका, और जो एक्सीडेंटल बीमा है वो उनका फ्री होगा। ये इसके डायरेक्ट बेनिफिट है। अब अपना नेक्स्ट स्लाइड है, व्हाई डू रजिस्ट्रेशन इन NDUW? अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर विल गेट द बेनिफिट ऑफ सोशल सिक्योरिटी एंड वेलफेयर स्कीम। जैसे इसके बारे में मैंने अभी आपको बताया कि जैसे सोशल वेलफेयर स्कीम के थ्रू अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर को CSC डायरेक्ट बेनिफिट पहुंचा सकेगी इसके थ्रू, CSC नहीं गवर्नमेंट। द डाटाबेस विल हेल्प गवर्नमेंट इन पॉलिसी एंड प्रोग्राम मेकिंग फॉर द अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर। इन लोगों को किसी भी स्कीम पहुंचाने के लिए CSC के द्वारा जो रजिस्ट्रेशन किया जाएगा, गवर्नमेंट के पास एक डाटाबेस तैयार होगा जिसके थ्रू गवर्नमेंट किसी टाइम भी उन लोगों तक जो पॉलिसी बना के जो हेल्प पहुंचाना चाहे वो पहुंचा सकती है, और उनके लिए जो उनके बेनिफिट प्रोग्राम्स हैं वो भी चला सकती है। टू ट्रैक द मूवमेंट ऑफ वर्कर फ्रॉम इनफॉर्मल सेक्टर टू फॉर्मल सेक्टर एंड वाइस वर्सा, देयर ऑक्यूपेशन स्किल डेवलपमेंट।
इसके थ्रू जो कार्ड बनेगा ना, अगर एट प्रेजेंट आज कोई कुछ काम कर रहा है और नेक्स्ट ईयर अगर वो कुछ काम और करता है, या कुछ कुछ महीने बाद वो कुछ काम चेंज करता है, या उसकी इनकम चेंज होती है, तो सीएससी द्वारा इसके अंदर अपडेशन फैसिलिटी भी दी गई है, जिसके बारे में मैं प्रोसेस के दौरान आपको कंप्लीट बताऊंगा। आल्सो टू ट्रैक माइग्रेंट लेबर वर्कर्स टू प्रोवाइड देम मोर एम्प्लॉयमेंट। अभी आपने देखा था पीछे जाएगा, जब हमारे हरियाणा से जो माइग्रेंट वर्कर आए हुए थे बिहार यूपी से, उनको वापस पहुंचाने में बहुत दिक्कत आई। ना तो कोई गवर्नमेंट के पास उस चीज का डाटाबेस था, और ना ही कोई एग्जैक्ट नंबर था कि वो कितने हैं, क्या उनको हेल्प प्रोवाइड करी जाए या गवर्नमेंट क्या करे। इस स्कीम के थ्रू ना आप लोकल वर्कर्स को, आप जो माइग्रेंट वर्कर्स है उनका भी डाटा इसमें सेव कर सकते हो। इसके बारे में मैं रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में आपको बताऊंगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है जो each worker that fulfills the below criteria is eligible for registration under NDU UW. Age should be from 16 to 59 ईयर। इसमें कोई डाउट नहीं होगा, आपको 16 साल से लेके 59 ईयर के लोगों का आप इसमें रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। शुड नॉट बी ए इनकम टैक्स पे, कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय है वो इसमें काउंट नहीं होगा। और इनकम टैक्स पे, मतलब आप आईटीआर भर रहे हो, रिटर्न भर रहे हो, लेकिन आप टैक्स नहीं भर रहे, तो भी आप इसमें काउंट होंगे। ये पॉइंट आप मैं आगे फर्दर जब डिस्कशन करूंगा क्रॉस क्वेश्चनिंग में, उस टाइम मैं और इसमें बारे में समझाऊंगा आपको। शुड नॉट बी द मेंबर ऑफ ईपीएफओ और ईएसआईसी। ये दो स्कीम है। ईपीएफओ स्टैंड फॉर एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, और ईएसआईसी होता है एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस स्कीम। ये दो स्कीम्स उनके होते हैं जिसकी जैसे मंथली इनकम उनकी 21,000 से ऊपर होती है और उनका पीएफ कटता है, वो लोग इसमें नहीं कर सकते। मस्ट बी वर्कर इन अनऑर्गेनाइज वर्कर कैटेगरी। वो मैंने आपको फर्स्ट स्लाइड में बता दिया है कि अनऑर्गेनाइज वर्कर कौन से होते हैं और कौन कौन इसके तहत आएंगे। हु ऑल कैन नॉट रजिस्टर इन एनडीओ, एनीबडी एंगेज इन ऑर्गेनाइज सर्कस। ऑर्गेनाइज सर्कस कोई भी एमएनसी के थ्रू जुड़ा हुआ है, कोई मल्टीनेशनल कंपनी के थ्रू जुड़ा है, कोई और ऑर्गेनाइजेशन गवर्नमेंट एडेड है जो अपने एम्प्लॉयज को फुल फैसिलिटी दे रही है, उनकी इनकम टैक्सेबल आती है, वो इसमें एंगेज नहीं होंगे। ऑर्गेनाइज सेक्टर कंसिस्ट ऑफ वर्कर इन प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर दैट रिसीव रेगुलर सैलरीज, emolument and other benefits include leaves and social security in forms of provident fund and gratuity। जिनको पेंशन की स्कीम्स एप्लीकेबल है, जो टैक्सेबल इनकम के अंदर आते हैं, और उनको अदर बेनिफिट जो मिल रहे हैं गवर्नमेंट की तरफ से, वो लोग अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स में नहीं आएंगे। रिक्वायरमेंट्स ऑफ रजिस्ट्रेशन, ये आप एक बार ध्यान से देख लीजिए। मैंडेटरी ई केवाईसी यूजिंग आधार नंबर, ओटीपी, फिंगरप्रिंट और आइरिश। आई थिंक दैट यू बेटर देन मी, आप लोग डेली इस चीज का यूज करते हो। ओटीपी बेस आप ट्रांजेक्शन्स करते हो, फिंगरप्रिंट से आप काफी काम करते हो, डीजीपी की ट्रांजेक्शन्स भी करते हो, और आयरिश का भी आप लोगों को सब। एक्टिव बैंक अकाउंट, इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि जैसे जिसका भी आप अकाउंट करो उसकी पासबुक में आप चेक करो कि उसका अकाउंट एक्टिव हो। एक्टिव मोबाइल नंबर, मोबाइल नंबर ये नहीं होना चाहिए कि उसने जो मोबाइल नंबर रजिस्टर किया 2 दिन बाद वो बंद हो जाए, या उस पर ओटीपी नहीं जा रहा, फिंगरप्रिंट बेस पे आपने उस कर दिया, मतलब उसका एक्टिव मोबाइल नंबर। ऑप्शनल में इसमें जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस आएगा उसके थ्रू मैं आपको बता दूंगा। एजुकेशन सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट, ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट, स्किल सर्टिफिकेट, ये ऑप्शनल रहेंगे इसके अंदर। वो लोग क्या तौर पे
गाँव में, अर्बन में, लोकल में आप लोग have 43.7 करोड़ ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर अक्रॉस कंट्री। 43 पॉइंट सम ऑफ वर्कर्स इन द रजिस्टर्ड यूएनए। यूएनए जो मैंने अभी आपको बताया, यूनिक आइडेंटिटी नंबर हमें उन्हें प्रोवाइड करना है। अगर उसमें कुछ गड़बड़ होती है तो उसको अपडेट भी करनी है, अपडेट रिक्वेस्ट के बारे में। एडवोकेसी ऑफ एनडीयूसी एट द लोकल लेवल, हमें उनको एक एडवाइजरी भी प्रोवाइड करनी है। एज ए एडवोकेट हम वहां बैठेंगे, जैसे कोई भी उनका डाउट है वो हम उनका क्लियर करेंगे, वो एडवोकेसी हमें उनको प्रोवाइड करनी है। रजिस्टर्ड एंड हैंड ओवर यूएनए कार्ड टू द अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर A4 पे। हाँ, A4 पेपर साइज पे ये लिख लेगा और वही हमें उसे प्रोवाइड करना है। इसमें आपके कई क्रॉस क्वेश्चनिंग होंगे जो लेटर ऑन वो हम डिस्कस कर लेंगे। जैसे आप कहोगे कि हम तो इनको प्लास्टिक या पीवीसी कार्ड में ला के देंगे, वो सब इंडिविजुअल होगा आपका अपना। हमें इस चीज के लिए मैं पहले बता दूं, कोई चार्ज नहीं करना है। कमीशन ऑफ ₹20 पर न्यू रजिस्ट्रेशन विल बी डिवाइडेड इन रेशियो 8:20, जैसा हमेशा होता है सीएससी के साथ। 80-20 के रेशियो में आप लोग इस काम को करोगे। अप्रोक्स ₹16 आप लोगों के अकाउंट में आएंगे। और पैसे के बारे में ये बात मैं क्लियर कर दूं कि हम लोगों की इस बारे में डिस्कस हो चुका है अपनी सेंट्रल स्टेट टीम से। पहली जो इंस्टॉलमेंट आपकी आएगी उसमें सिर्फ आपको 1 मंथ का टाइम लगेगा। उसके बाद हर 15 दिन में हम लोग आपके सेटलमेंट करा देंगे। पैसे में अब की बार कोई दिक्कत नहीं आएगी, बशर्ते गवर्नमेंट की एक ही कंडीशन है कि सीएससी काम फेयर करेगी और कोई भी इसमें फॉल्स या इलीगल प्रैक्टिस नहीं होनी चाहिए। जो अनऑर्गेनाइज वर्कर की कैटेगरी में आता है उन्हीं का आपने रजिस्ट्रेशन करना है। डॉक्यूमेंट्स क्लीन एंड क्लियर स्कैन करके अपडेट करने हैं। जो मेन बताया, अकाउंट और उनका फोन नंबर एक्टिव होना चाहिए। नो अमाउंट टू बी चार्ज फॉर अनऑर्गेनाइज वर्कर फॉर रजिस्ट्रेशन, न्यू रजिस्ट्रेशन के कोई पैसा चार्ज नहीं करना। अपडेट फैसिलिटी विल बी अवेलेबल थ्रू सीएससी where ₹20 include of taxes to be charged for beneficiary। इन केस अगर कुछ कार्ड में कुछ अपडेशन आते हैं, जो मैंने अभी आपको पहले प्रीवियसली डिस्कस किया था, तो अपडेशन फैसिलिटी भी इसके अंदर सीएससी पोर्टल के थ्रू आपको प्रोवाइड की जाएगी। उसके आप चार्ज ले सकते हो ₹20 टू बी चार्ज फ्रॉम बेनिफिशियरी। जो कार्ड होल्डर है, जो कार्ड आप उसको प्रोवाइड करते हो, नेक्स्ट टाइम अगर वो कभी अपडेशन करवाता है उस कार्ड में तो ₹20 आप उसमें चार्ज कर सकते हो। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस इजी है। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस से पहले मैं ये बता दूं, मेरी आवाज आ रही है ना? कोई भी एक जना बोलेगा ना? आ रही है सर। आ रही है सर। आ रही है सर। अभी तक क्लियर है जो कुछ समझाया है? आ रही है। हाँ जी सर। ठीक है, इसके थ्रू आपको अब मैं रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के बारे में बता रहा हूँ। 1-2 मिनट का लिटिल ब्रेक लेते हैं, उसके बाद मैं रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट करता हूँ। ओके सर।